देखिए, आज की क्लास उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका एग्जाम महत्वपूर्ण है। यदि आप पूरी क्लास को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, यानी कि पूरी सीरीज को फॉलो कर लेते हैं, मैथ की पैडागोजी और अगर देखा जाए तो ईवीएस की पैडागोजी, तो निश्चित तौर पर मैं आपसे कहूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर लेंगे आप अपने एग्जाम में। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जो लोग नए हैं वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सुपर टेट की 2000 एमसीक्यू मैं लेकर आने वाला हूं और यूपी टेट की 1500 एमसीक्यू लेकर आने वाला हूं। साथ ही साथ आज से आप लोगों के लिए एक नई चीज़ें शुरुआत कर रहा हूं, करंट अफेयर्स की क्लास। करंट अफेयर्स की क्लास रात 10:05 से शुरू होने वाली है दोस्तों। बस करंट अफेयर्स की क्लास को आप देखते चलिए, आपका सुपर टेट और केवीएस जैसा एग्जाम हवा में निकल जाएगा और बहुत अच्छे से निकल जाएगा। क्योंकि करंट अफेयर्स में केवल और केवल मैं करंट ही नहीं पढ़ा रहा हूं, बल्कि साथ ही साथ अगर देखें तो आप स्टैटिक जीके को भी मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं। कोई छात्र अगर देखना चाहे तो आज वो देख सकता है, उसे खुद में खुद मजा आ जाएगा कि वाकई में प्रवीण सर ने आज जो अपनी प्रतिभा दिखाई है, बहुत अच्छी प्रतिभा उन्होंने दिखाई है और बहुत अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स को उन्होंने तैयार करवाया है दोस्तों। आइए बात करते हैं एक एक प्रश्नों के बारे में, जवाब दीजिएगा जैसे भी आपको लगता है। प्रश्न ए है कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, इस कथन को किसने बताया है? रोजर बेकन ने, हैमिल्टन ने, प्लेटो साहब ने, रसेल ने। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। कई बार ऐसे छोटे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों, पहला सही हो जाएगा। बहुत सारे छात्रों ने सोचा है पहले के बारे में, तो रोजर ब्रेकन इसका ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी आंसर सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों। इसी के साथ हमें बात करना चाहिए अगले प्रश्न के बारे में कि गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? अगर बच्चा गणित पढ़ता है तो उसके अंदर किस प्रकार के गुण विकसित होते हैं? पहला ऑप्शन कहता है कि आत्मविश्वास, दूसरा ऑप्शन कहता है तार्किक सोच, और तीसरा ऑप्शन कहते हैं दोस्तों विश्लेषणात्मक सोच या विश्लेषक सोच है, और चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से सभी। इसका जवाब देने में तो आपको कठिनाई होगी ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सभी छात्र इसका जवाब बहुत आसानी से दे लेंगे, क्योंकि इतना छोटा क्वेश्चन और बहुत अच्छा आंसर इसका होगा। बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों, डी सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि गणित पढ़ने से अगर देखा जाए तो आत्मविश्वास भी आता है, तार्किक सोच भी और विश्लेषणात्मक सोच भी, एनालिटिक थिंकिंग भी आती है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डी ऑप्शन विल बी राइट दोस्तों। चलिए अब आइए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में। सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक का सिद्धांत निम्न में से कहां पर प्रयोग होता है? आगमन विधि में, निगमन विधि में, संश्लेषण विधि में और विश्लेषण विधि में। क्या कह रहे हैं सर, ये चिंटू पिंटू वाले क्वेश्चन भी आप हमसे करवाएंगे? हम इसको सही कर देंगे, बिल्कुल आप सही कर देंगे। बस जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों। आगमन विधि, निगमन विधि, क्या उनसे विधि होगी? देखिए, आगमन विधि की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम बताया जाता है। निगमन विधि में क्या होता है दोस्तों कि सबसे पहले नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण दिया जाता है। और विश्लेषण विधि में क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करना, यानी खंडों में विभाजित करना, और जो हमने खंड किया हुआ उसको एक साथ जोड़ने को हम क्या कहते हैं? संश्लेषण कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। तो इसके जवाब को भी जान लेते हैं। इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों बी सही हो जाएगा, यानी कि निगमन विधि में क्या हो जाता है? निगमन विधि में क्या हो जाता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर बताया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ हमें बात करना चाहिए अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? पहला ऑप्शन कहता है दोस्तों संश्लेषण विधि, दूसरा ऑप्शन कहता है विश्लेषण विधि, और तीसरा ऑप्शन कहता है आगमन, चौथा ऑप्शन कहता है निगमन विधि। बिल्कुल इसका जवाब देने में आपको असक्षमता होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ, बिल्कुल आपकी तैयारी गजब हुई है। बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी सही हो जाएगा। निगमन विधि का बहुत सारे छात्रों ने लगाया था, बिल्कुल इसका ऑप्शन सही हो जाता है, डी सही हो जाता है। तो गणित में अगर देखा जाए सूत्र तथा नियमों की सहायता हम लेते हैं निगमन विधि में, इस बात को तो ध्यान रखना ही होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। गणित वह भाषा है जिससे
परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिखा है, या कथन किसका है? गैलीलियो ने, रफेल ने, प्लेटो ने, हैमिल्टन ने? जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों। गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर यानी कि कहने का मतलब भगवान जी ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को ही लिख डाला है। क्या अद्भुत चीज़ें हैं। इस कथन को कहने वाला व्यक्ति भी कितना अद्भुत ही है। बिल्कुल गैलीलियो ने इस बात को कहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला सही हो जाता है। इसी के साथ हमें बात करना चाहिए अगले प्रश्न के बारे में। इसी के साथ हमें बात करना चाहिए अगले प्रश्न के बारे में। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते हैं वे विद्यालय नहीं आ सकते हैं, यह कथन किसका है? जो विद्यार्थी ज्योमेट्री नहीं समझ सकते हैं वे विद्यालय नहीं आ सकते हैं, यह कथन किसका है? अरस्तू का, हर्बर्ट का, प्लेटो का, हैमिल्टन का? कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना तब भी आप गलत मत सोचिए अपने आप को कि मेरी तैयारी बेहतर नहीं है। दरअसल क्या है कि यहाँ पर आपको तो नया ही जानने को मिल रहा है। खाद प्रश्न ऊपर नीचे तो होते ही हैं, ठीक है। आप सोचिए सारे प्रश्न अगर आप जवाब दे देंगे तो फिर तो आप तो मैथमेटिशियन बन जाएंगे, ठीक है। इतना तो आयोग का भी सम्मान रखिए। इसका ऑप्शन हो जाता है दोस्तों सी सही हो जाता है, ठीक है। जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते हैं वे विद्यालय नहीं आ सकते हैं, कथन किसका है? प्लेटो महोदय का है। खेल विधि के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? फ्रोवेल, डाल्टन, मॉन्टेसरी, सिगमंड फ्रायड? कह रहे हैं कि इसका जवाब देने में आप हमसे पूछेंगे। हाँ, आप लोग कह रहे होंगे सर ऐसे प्रश्न आप हमसे पूछेंगे चिंटू पिंटू वाले। बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा क्योंकि आप कई बार भूल जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रोवेल की बात करते हैं तो खेल विधि के जन्मदाता हैं फ्रोवेल महोदय हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं किंडरगार्टन है ना, किंडरगार्टन दोस्तों, किंडरगार्टन वाली जो विधि है वही है खेल से संबंधित, तो यही बातें हैं फ्रोवेल की बात। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं तो उपचारात्मक शिक्षा की सुरक्षा जरूरत होती है। उपचारात्मक रेमेडियल एजुकेशन की ज़रूरत होती है मंदबुद्धि बालकों के लिए, पिछड़े बालकों के लिए, सामान्य बालकों के लिए, इन सभी बालकों के लिए। जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों। आज आप देख रहे हैं ना कितने अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। हर दिन एक नया ही इनोवेशन मिल रहा है आपको। हर दिन हर तरह के प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप सब प्रश्नों से रूबरू हो जाएं, ठीक है, ताकि आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ना हो जब आप एग्जाम में बैठे हैं। जवाब हो जाएगा ए सभी दोस्तों। उपचारात्मक शिक्षण में अगर देखा जाए तो मंदबुद्धि, पिछड़े बालक, सामान्य बालक सभी के लिए चाहिए, क्योंकि निदानात्मक में हम ये जानते हैं कि आखिर बच्चे असफल क्यों हो रहे हैं, और उपचारात्मक में हम ये करते हैं कि बच्चे अब कैसे सफल होंगे, उनको हमें किस विधि से पढ़ाना है। तो जिस माध्यम से बच्चों के हम एक तरीके से सफल होने के लिए पढ़ाते हैं दैट इज कॉल्ड द उपचारात्मक शिक्षा दोस्तों। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? गणित की लैंग्वेज में हम किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं? गणितीय सूत्रों का, गणितीय संकेतों का, गणितीय संख्याओं का, और इनमें से किसी का नहीं, इनमें से कोई का नहीं। तो जवाब दीजिएगा। ये प्रश्न तो बड़ा अटपट सा आ गया, हाँ, अटपटा क्वेश्चन है। जवाब दीजिएगा। देखते हैं इनमें से किसी का नहीं। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा डी सही हो जाएगा। बिल्कुल इन सभी का तो इस्तेमाल हम करते ही हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो गणितीय सूत्र की बात करते हैं गणित की भाषा में, हाँ, इनमें से किसी का इस्तेमाल, सभी का इस्तेमाल करते हैं ना, यहाँ नहीं पूछ रहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दोस्तों सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो छात्र गणित गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा दोस्तों, और लिखित कार्य द्वारा, और अभ्यास द्वारा। क्या कह रहे हैं सर? इसका जवाब देने में तो हमको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। बिल्कुल आपको कठिनाई नहीं होगी। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों चर्चा या वाद विवाद द्वारा, और देखिए मौखिक कार्य द्वारा, लिखित अभ्यास। जवाब दीजिएगा। बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? बी, क्योंकि छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त तभी कर सकता है जब मौखिक कार्य करता है। आप याद करिए बचपन में जब आपसे पूछा जाता रहा होगा टेबल सुनाइए और 10 और 20 को जोड़ देने पर कितना हो जाता है, 100 रुपये आपके पास हैं, उसमें से 30 रुपये का सामान खरीद लेते हैं तो कितना बचता है, ये कहीं ना कहीं आप देखते हैं। तो इससे गति ही प्राप्त होती है, तो मौखिक कार्य हो, पढ़ाई हो गई। चलिए गणित का भौतिक संबंध कहलाएगा, गणित का भौतिक संबंध कहलाएगा गुणांक, पारस्परिक, एकिक, इनमें से कोई नहीं।
जवाब देने में आपको बिल्कुल भी असक्षमता नहीं होनी चाहिए। गणित का भौतिक संबंध कहलाएगा दोस्तों, तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ए सही हो जाएगा ना। क्या सही हो जाएगा? गणित का भौतिक संबंध अगर देखा जाए तो गुणांक यानी कि मल्टीपल पर आएगा दोस्तों। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो इसका प्रश्न, ये जो प्रश्न है काफी अच्छा प्रश्न है। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो जाए और जब तक कि छात्र रुचि ना लेने लगे, जब तक विद्यालय में समय मिले और जब तक अध्यापक अन्य कक्षा में ना जाए, तब तक आप उपचारात्मक शिक्षण देते रहें। क्या अद्भुत प्रश्न है, बनाने वालों की भी मतलब कितना क्रिएटिव माइंड होगा, एक बार उन्हें सैल्यूट तो बनता ही है दोस्तों। चलिए, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाना चाहिए बिल्कुल। यहाँ पर आप देखते हैं तो पहला सही हो जाता है, जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो जाए तब तक उपचारात्मक शिक्षण तो देनी ही चाहिए। नहीं तो काहे का उपचारात्मक शिक्षण, फिर ये सोचिए ना, काहे का उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों पहला यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था है मानसिक कार्य, मौखिक गणित, लिखित कार्य और उक्त सभी दोस्तों। जवाब दीजिएगा, गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों इसका जवाब दीजिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कर लीजिए क्योंकि इसके बाद बहुत सारी क्लासेस मिलने वाली है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक टेट वाली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, तब तक टेट वाली चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, बाकी आपकी मर्जी आगे होगी। अगर आपको लगता है कि सब्सक्राइब ही रहने दिया जाए क्योंकि सर ने हमारे साथ बहुत मदद किया हुआ है, तो दोस्तों फिर उसको आप ऐसे ही रहने दीजिएगा। इसका जवाब हो जाता है गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था। अगर देखा जाए तो मौखिक गणित है। सोचिए एक बार, बच्चे से उसकी उंगली को उसके फिंगर से कहा जाता है तो अपने फिंगर को गिनो। ठीक है, तो फिंगर को गिनता है, उसमें से आप याद करिए बचपन में कि आपके पास 10 फिंगर है, 10 फिंगर में हमने 3 फिंगर को बंद कर लिया तो अब बचे कितने फिंगर? 7 बचे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे करवाया गया होगा, आपके मम्मी पापा, आपके घर के लोगों ने आपसे मदद आपको बताया होगा। तो ये है गणित की प्रारंभिक कार्यावस्था, मौखिक गणित। चलिए बात करते हैं, सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकता है या संबंध है? ठीक है, वाकई में क्या अच्छा क्वेश्चन है। सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकता है या संबंध है? पारस्परिक, एकिक, गुणांक, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। जवाब दीजिएगा। क्या कह रहे हैं सर, ऐसे क्वेश्चन आप ला देते हैं कई बार जहां पर जवाब देने भी लगता है कि कौन सा ऑप्शन सही लगाया जाए। तो पारस्परिक संबंध हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर समझ नहीं आ सकता। ठीक है, किसका संबंध है? पारस्परिक से। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। सहायक सामग्री गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है दोस्तों। क्या वाकई में विषय वस्तु को रोचक बनाकर, विषय वस्तु को मनोरंजक बनाकर, कक्षा में अनुशासन बनाकर, उपयुक्त सभी ढंग से। जवाब दीजिएगा। आप सोच रहे होंगे सर ऐसे क्वेश्चन आप कई बार रख देते हैं जिसका मतलब समझ में नहीं आता जवाब दिया क्या जाए, जबकि पता है सारे कि इसका जवाब ये होना चाहिए। ठीक है, अब डर लगने लगता है कि इसका जवाब क्या दे कि जिससे हमारा क्वेश्चन सही हो जाए ना। कई बार ऐसा लगता होगा, बिल्कुल मुझे भी ऐसा लगता है। ठीक है, जब ऐसे प्रश्नों को मैं भी देखता हूँ तो सॉल्व करने में कई बार मुझे भी ऐसा लगता है भाई इसको लगाया क्या जाए, सब तो सही लग रहा है। तो सहायक सामग्री गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है दोस्तों। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे छात्रों ने डी ही लगाया है। और सहायक सामग्री गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है तो विषय वस्तु को रोचक बनाकर, विषय वस्तु को मनोरंजक बनाकर, कक्षा में अनुशासन बनाकर, उपयुक्त सभी दोस्तों। चलिए बात करते हैं जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व स्टेबिलिटी मिलती है दोस्तों, वो है आगमन विधि है, निगमन विधि है, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि है। जवाब दीजिएगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है ना। जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व स्टेबिलिटी आती है दोस्तों, जवाब दीजिएगा। देखिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ए सही हो जाएगा, आगमन विधि। सभी छात्रों ने बिल्कुल आराम से दे दिया इसका जवाब, क्योंकि वे जानते हैं आगमन विधि सबसे बेहतर विधि है। किसके लिए? 1 से लेकर 5 तक की छोटी कक्षाओं के लिए सबसे बेहतर विधि अगर देखा जाए तो दोस्तों कौन सी विधि है? आगमन विधि है। इस बात को ध्यान रखिएगा।
चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करती हैं। तो अगला प्रश्न ये कहता है कि पूर्व दर्शित लक्ष्य, मतलब पहले से कोई लक्ष्य निर्धारित है जिसके लिए क्रिया की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? विधि, युक्ति, प्रविधि, उद्देश्य। जवाब दीजिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है ना। देखिए पूर्व दर्शित, पहले से निर्देशित या पूर्व दर्शित, पहले से दर्शित लक्ष्य जिसके लिए हम एक्टिविटी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? किसी चीज़ को पाने के लिए हम जो एक्टिविटी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विधि कहते हैं, युक्ति कहते हैं, प्रविधि कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप गलत करते हैं तो बिल्कुल गलत बात है, आप लोगों के ऊपर आर्थिक दंड लग जाएगा। चलिए इसका जवाब हो जाएगा डी, सही हो जाएगा भाई। उद्देश्य के लिए, तो उद्देश्य के लिए आप किसी उद्देश्य को निर्देशित करते हैं तो उद्देश्य के लिए ही तो काम करेंगे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ज़्यादा नहीं सोचना है, सीटेट है यहाँ पर, ना तो ज़्यादा सोचना है ना तो कम सोचना है। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इनमें क्या होती है? एकाग्रता बढ़ती है, क्रमबद्धता आती है और स्वावलंबन की भावना का विकास होता है और स्वच्छता व शुद्धता आती है। मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है। जवाब दीजिएगा, मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इसमें क्या आती है दोस्तों? जवाब दीजिएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, ए हो जाएगा, एकाग्रता आती है। क्या आती है? एकाग्रता बढ़ती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मौखिक गणित शिक्षण याद करिए, जब मैंने अभी आपको बताया था ना कि बचपन अवस्था में हमसे पूछा जाता है 100 रुपये आपके पास थे और 100 रुपये में आपने 50 रुपये का सामान ले लिया, बचा कितना? तो 50 बचा। तो फिर क्या होता है कि इस तरह में क्या होता है, जब हमारी ओरली टेस्ट जब हमें पढ़ाया जाता है तो हमें जल्दी याद हो जाता है। जब हमें ये बताया जाता है कि अगर आपके पास आपके हाथ में 10। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। बीच में कॉल आ गई थी जिसकी वजह से, ठीक है, आपको नहीं पता चला होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका आपका कौन सा होना चाहिए? मनोरंजक व खेल संबंधी, रटने, आगमन विधि, निगमन विधि। जल्दी से जवाब दीजिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है, ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो बिल्कुल द्वंद्व में डाल देते हैं ना, बिल्कुल द्वंद्व में डाल देते हैं। अब लगता नहीं कि भैया जवाब दिया कौन सा है ना। बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। छोटी कक्षाओं के लिए मनोरंजक एवं खेल संबंधी विधि को अपनाना होगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर आगमन विधि क्यों नहीं होगी? क्योंकि दोस्तों अगर मनोरंजन वाली बात यहाँ पर ना होती तो फिर आपको लगा देना चाहिए था आगमन विधि। छोटी कक्षाओं, बिल्कुल छोटी कक्षाओं की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? अबेकस मैंने बताया हुआ है, जो लोग हमारी वीडियोज को देखे होंगे मैथमेटिक्स वाली, उसको हमने बताया हुआ है। अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? गिनती सिखाने में, लिखना सिखाने में, वाचन करने में, हस्तलेखन में। बड़ा अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ए, गिनती सिखाने में अबेकस का इस्तेमाल किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अबेकस का इस्तेमाल किया जाता है, अबेकस का इस्तेमाल किया जाता है किसमें दोस्तों? छोटी कक्षाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा गणित के प्रश्नों में हल करने का कौशल है? निम्नलिखित समुच्चय में से, यानी कि एक सेट है और इसमें गणित में प्रश्न को हल करने का कौशल, चित्रांकन करना और पीछे से हल करना, फिर रट लेना, कंठस्थ करना, अनुमान लगाकर परीक्षण करना, चित्रांकन करना। ये प्रश्न बड़ा अच्छा है। प्रयत्न करना, त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। थोड़ा से मैं आपको इसमें समय दूंगा, जवाब दीजिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा दोस्तों। इसको मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, जवाब दीजिएगा। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को शेयर कर दें। आप लोग शेयर वगैरह नहीं करते हैं ना, शेयर कर दिया करें भाई। चलिए इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा, ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका जवाब क्या हो जाता है? इसका जवाब हो जाता है दोस्तों डी सही हो जाता है। विवेचन करना, फिर उसके चर का प्रयोग करना, फिर प्रतिरूप देखना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो समुच्चय में गणित को प्रश्न का हल करने का सबसे अच्छा कौशल जो है विवेचन करना, उसके बारे में समझना, फिर चर का प्रयोग करना, फिर उसके प्रतिरूप को देखना दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए?
एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पूर्व की जानकारी का ज्ञान होना चाहिए? योग, व्यकलन और स्थानीय मान और गुणा। दोस्तों जवाब दीजिएगा। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व का ज्ञान होना चाहिए? बड़ा अच्छा प्रश्न है। कई बार तो मैंने आपसे कहा ना, कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जहाँ पर जवाब देने में बड़ी कठिनाई होती है। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखें, स्थानीय मान। ठीक है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था ना। ऑप्शन था एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए कौन सी पूर्व जानकारी होना चाहिए? स्थानीय मान का बात अगर हमें जानकारी है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो बस 2-4 प्रश्न और है, इसके बाद हम मिलेंगे अगली क्लास में। आज की जो ईवीएस की क्लास होगी, इतने अच्छे क्वेश्चन होंगे, इतने अच्छे क्वेश्चन होंगे कि मैं आपसे कहता हूं कि हो सकता है कि इसमें से आपको 2-3 प्रश्न मिल ही जाए आपके एग्जाम में, जैसे आयोग ने बनाया हो। इतना अच्छे क्वेश्चन है, देखिएगा। मैं सच कह रहा हूं कि आज मुझे खुद में खुद लगा कि वाकई में बहुत बेहतर क्वेश्चन हमने पिकअप किया हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं इन सभी प्रश्नों को, पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर मिलते हैं उस क्लास में। बच्चों को भिन्न की कल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? याद करिए, मैंने आपको कल ही वाला एक प्रश्न बताया था, क्विजनेयर, छड़े, गिनतारा, जियो बोर्ड, संख्या चार्ट। जवाब दीजिएगा। कल मैंने बताया था, तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा क्विजनेयर हो जाएगा ना। कल बताया था, इसका जवाब क्विजनेयर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गणित की प्रकृति के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आज नहीं पूछ रहा है, कल पूछ रहा था है। कल मैंने बताया था उसमें से कौन सा है, आज मैं पूछ रहा हूँ कौन सा नहीं है, आपको बताना है। गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है और गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क और कौशल महत्वपूर्ण होता है। और अगर देखा जाए तो गणितीय संकल्पनाओं की श्रेणी में यही प्रश्न तो था दोस्तों। हाँ यही प्रश्न था। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं होती है। बस वही प्रश्न है, सॉरी। ठीक है, चलिए जवाब दीजिएगा। गणितीय ज्ञान के बारे में जल्दी से बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ना, डी सही दे दिया है, इसमें थोड़ा सा गलती दे दिया। वैसे तो हमने कल बताया था ना, यही वाला सही होगा। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल, छोटी कक्षाओं में ये सारी बातें आती है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बताइएगा। बस 2 प्रश्न और है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिवम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? ठीक है, त्रिवम यानी कि जैसे त्रिभुज की बात करते हैं तो याद, हाँ बस वही बातें हैं। ट्रायंगल की समझ को विकसित करता है, चंद्रमा के उदय होने का समय, संख्याओं को संख्याओं रेखा से निरूपित करने का, बोतल के ऊपरी दृश्य को देखने का और मानचित्रों पर शहरों का निर्धारण। त्रिवम समझ, ये क्या है भैया? त्रिवम क्या है? त्रिविम अगर किसी को पता होगा तो बताएगा दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा मैं देखना भूल गया था, त्रिविम क्या होता है बताइएगा। चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। वैसे इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाता है तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। कोई बताएगा त्रिविम समझ का, त्रिविम का मतलब अगर मिले तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। बाकी मैं कल देखकर इसको बता दूंगा अगर किसी को ना पता होगा तो। चलिए गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है दोस्तों, ये बताना है। छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना, एक ही कल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना, एक ही कल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम के कठोरता का पालन करना। दोस्तों इसका जवाब दीजिएगा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है दोस्तों? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा कि नई, अगर देखा जाए तो नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समझ या नियम के कठोर का पालन करना। ये होगा आज का लास्ट प्रश्न। इसके बाद हम मिलते हैं अगले क्लास में। गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जवाब दीजिएगा। आज हम देखो, कल मैंने थोड़ा सा 10 मिनट लंबी क्लास कर दिया था, तो आज की जो क्लास होगी बराबर होगी। और एक तरीके से क्या होगा, इसके मान के चलिए 2-3 मिनट बाद ही स्टार्ट हो जाएगी। 5 मिनट मान लेते हैं, 5 मिनट में आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिएगा, फिर जवाब दीजिएगा उसमें। चलिए इसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा। उनके मौखिक गणितीय
परंपराओं के ज्ञान को प्रचुर मात्रा में अगर बताते हैं तो बच्चों में क्या हो जाएगा, गणित अच्छे सीख सकेंगे। पहले ही बता दिया हूँ, ये बातें तो पहले ही बता दिया हूँ कितनी बार मौखिक गणित के बारे में। चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो